भिवानी में पत्रकारों के सामने कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने जीएसटी दरों को कम करने के फायदे गिनाए। उन्होंने बताया कि वो अब अपनी पसंदीदा पार्टी में जा चुकी हैं और उन्होंने कहा कि वो अब बीजेपी में जाके काफ़ी खुश हैं और बीजेपी में उनके शीर्ष नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री जो हैं वो पसंदीदा नेता हैं। वो अब काफ़ी खुश हैं और श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को वहाँ काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या ही बात करें। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी देश हित की पार्टी है। फिलहाल आप सुन सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा कि जीएसटी की दर कम होने से आने वाले वक्त में आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा। बहुत बड़ी हमें सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है और आज सबसे पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं सबको मैं देती हूं। आज अग्रसेन जयंती भी है, उसकी भी शुभकामनाएं सबको देती हूं। और ये त्योहारों का जो दौर अब शुरू होने जा रहा है, एक खुशी का माहौल, एक बड़ी सौगात जैसे मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। और कल जब उन्होंने ये संबोधन किया तो उनके जो शब्द जो थे, नागरिक सर्वप्रिय को रख के किस प्रकार से उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव, और उसको लेते हुए उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से एक उनका जो कार्यकाल जो रहा और हर कदम उन्होंने जो उठाए इस प्रकार से उठाए कि जहाँ हमारा जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो और बढ़ सके। क्योंकि यहाँ इन वर्गों की जब बढ़ोतरी होगी तो भारत एक और भी एक सक्सेस स्टोरी के रूप में, जहाँ हमारे युवा, हमारी महिलाएं वो आगे बढ़ें और एक आर्थिक तरीके से जो हमारी जो व्यवस्था है वो और स्ट्रेंथन हो। इसलिए ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो एक ऐतिहासिक कदम है उन्होंने लिए, जहाँ पहले 12% के जो ब्रैकेट जो थे वहाँ पे 99% जो अब सामान जो है उसमें वो छूट अब 99% छूट मिलेगी। और जहाँ 28% वाले जो ब्रैकेट है वहाँ पे 90% सामानों पर जीएसटी की कटौती होगी। तो आप मानिए कि ये एक माहौल खुशहाली का, जहाँ पे ग्राहक भी, जहाँ पे दुकानदार भी, और हर तरीके से एक खुशहाली और प्रोग्रेस, विकास का माहौल बनेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक स्वदेशी की भी बात कही कि हम सब की सब इसी कोशिश में रहें, बल्कि उन्होंने कोशिश नहीं, उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि हमें आगे स्वदेशी एक मोड में रहना है और जितने जहाँ जहाँ हमारे जो भाई बहनों का जो पसीना जो उन्होंने लगाया है प्रोडक्ट्स तैयार करने में, वही चीज़ें हम खरीदें ताकि और भी भारत हमारा आगे खुशहाली की तरफ बढ़ सके। इसी साल थोड़े ही दिन पहले इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया था, जहाँ पे 12 लाख की जो इनकम वाले जो ब्रैकेट हैं वो टैक्स से, इनकम टैक्स से वो मुक्त हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उसी तरफ एक बहुत बड़े कदम है, जहाँ पे हमारी जो जो जिसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे एमएसएमई जो हैं, जो हमारे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अच्छी तरह से और भी एक वातावरण मिले जहाँ पे वो आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मैडम, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि आने वाले 10 से 15 साल तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये लोगों का प्रेम है कि उनको लगातार 3 बारी जिताया, और इसलिए जैसे उन्होंने खुद कहा कि 10 साल 11 साल जो उनका कार्यकाल अभी जो रहा है, उन्होंने ये संघर्ष किया है भारत के लिए, और तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकें। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करें, अभी हमने देखा ये सब तभी पॉसिबल है, तभी संभव है क्योंकि सशक्त प्रधानमंत्री हमारे पास है।
बाढ़ राहत को लेकर जो कदम उठाए गए थे पर्याप्त मानते हैं आप कि जिस तरह से प्रदेश में, हालांकि विपक्ष ने तो ये भी कहा था कि हरियाणा के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए पंजाब की तरफ। देखिए, ये एक आपदा के रूप में आई और जो सारे, एक केवल इरिगेशन ही डिपार्टमेंट ने, सारे डिपार्टमेंट्स ने, पूरे प्रशासन ने बहुत मेहनत करी। आपने देखा होगा कि हमारे जो कुलदीप वत्स जी की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उनसे भी मेरी बहुत सारे जो पक्ष और विपक्ष के जो एमएलएज हैं, सबसे मेरी उस दौरान एक से बात हुई, बहुतों से बात हुई जहाँ जहाँ दिक्कतें थी। तो उस तरीके से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं, लोगों का काम है। तो आज भी जैसे तोशाम में इस बारी बहुत प्रभावित रहा, क्योंकि इतना पानी आ गया और ख़ास तौर पे सागबन और बीरन में अभी भी पानी खड़ा है। आबादी में वही है कि आबादी से जल्द जैसे डांग है, डांग खुर्द है, बापोड़ा है, यहाँ पे तो सारा संभाल लिया, लेकिन यहाँ पे 2 गांव अभी भी हैं जहाँ पे 10 ये जो है सागबन में अभी 10 मोटर्स लगी हुई हैं और काम खूब चल रहा है। तो वो मैं कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रही हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब भी संज्ञान लेते रहते हैं, तो ये काम जल्द हो जाएगा। जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के और नेता, वो कह रहे हैं कि 55 लाख करोड़ जीएसटी से जुटाए गए, अब 2.5 लाख करोड़ की जो राहत है वो उनके मुंह में दी रहा है, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। अब कांग्रेस तो एक, जिसको कहते हैं कि कोई इनकी अब कौन बात सुने, लोग तक नहीं सुनते, लोगों ने चुना नहीं कांग्रेस को, कोई जगह नहीं बची, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रहे, तो बातें करना तो बहुत आसान है। कोई, आज मैं पूरा जो फीडबैक आया है लोगों में एक खुशहाली है, और आप तो पत्रकार भाई हो, आप भी लोगों में जाते हैं, आई एम श्योर आपका भी फीडबैक वही होगा। तो जो पुराना सामान है जिन पे पहले मूल्य दर्ज है, तो जीएसटी काउंसिल कैसे निपटेगी, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? जो पुराना सामान है जिनके ऊपर पहले से अंकित है उनका मूल्य, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में कैसे, अब स्टार्टिंग में कुछ दिखते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं रही? देखिए, ये जो अगर कोई ऐसी कोई बात आती है तो यहाँ पे जैसे एक जीएसटी कमेटी बनी हुई है और माननीय सांसद किरण चौधरी जी उसकी हेड भी हैं, तो ऐसी कोई यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ें कमेटी बना रखी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन अब जब होएगी तो उसमें भी चीज़ें आएंगी सामने कि कहाँ कहाँ और हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है। तो आई एम श्योर ये चीज़ें सारी टेकअप। कई कंपनी ने पहले रेट बढ़ा दिए हैं लागू होने से पहले ही, जैसे बीटा कंपनी है 9,000 का टिंग करता था 10,000 का टिंग कर दिया है, तो उससे किस तरह से निपटा जाएगा? जैसे मैंने कहा कि ये कमिटीज़ हैं यहाँ पे, और ये जो ये कमिटीज़ बनी हैं इस काम के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें से ये स्मूथ वर्किंग के लिए सारा काम होगा। एक मीडिया इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया था कि भाई आपकी जो पार्टी के लोग थे वो एक बापू बेटा एंड कंपनी के आरोप लगाते थे, इनकी वजह से कांग्रेस हारी है। उनका एक ही जवाब था कि जो लोग आरोप लगाते थे वो पार्टी बदल चुके हैं, मैं तो आकांक्षी थे। क्या प्रतिक्रिया? क्या बोलना है इस पे, मेरे को बार बार इस पे क्या आप जवाब चाहते हैं? सब आपको मालूम है कि किन परिस्थितियों में क्या हुआ था, आपके सामने सब कुछ हुआ है, और मैं पीछे नहीं देखती। मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिला, एक बहुत अच्छी पार्टी मिली, बहुत अच्छे नेता मिले, अच्छे प्रधानमंत्री मिले, और हम अब लक्ष्य के साथ, मेहनत के साथ काम कर सकते हैं और अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है? बाढ़ के बाद किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है रिहेबिलिटेट करना, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? खास तौर पे एक फसल खराब हो चुकी है, दूसरी भी अभी जो है बोने की कोई संभावना नहीं बन पा रही है, कई जगह ऐसी सिचुएशन है, तो सरकार देखिए सरकार ने काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो जैसे ई क्षति पोर्टल है, जिसके तहत जो नुकसान है फसल में वो दर्ज करके फिर वो कंपनसेशन वो मिलेगा। फिर अन्य अलग अलग ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, जिसका घर का लॉस हुआ है, बर्तन, सामान, अन्य खुद को बहुत सारे लोगों को भी नुकसान हुआ है। तो जहाँ जहाँ ऐसी अलग अलग ब्रैकेट्स बना रखे हैं, और हर एक में कॉम्पनसेशन, पूरा प्रशासन बहुत संवेदनशील है इसके लिए,
और लगा हुआ है। जी, जो 28 से 18 किया गया है, 12 से 5 किया गया है, 5 से 0 किया गया है जीएसटी, तो जो कम किया गया उसमें रेवेन्यू जो कम होगा उसको पूर्ति के लिए कैसे कार्य कर पाएंगे, उसकी पूर्ति कैसे हो पाएगी? देखिए, ग्रोथ को लेकर के क्या कहेंगे, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इफेक्ट रहेगा इसका? जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर ये निर्णय नहीं लिया गया, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें बहुत 11 साल लगे यहाँ तक पहुँचने, मेहनत करी, तब जाके हम ये जीएसटी को इस प्रकार से आम आदमी के लिए बना सके। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर्ड हैं, और मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और सरकार सक्षम है। धान की खरीद शुरू हो गया, धान आज से। लेकिन बाजरे की खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई है। बाजरा जो है किसान 2150 रुपये में बेचने पर मजबूर है, जबकि सरकारी खरीद जो है 2750-2800 रुपये मुकर्रर की गई थी। तो कब तक शुरू करवाई जाए? जल्द, जैसे मैं प्रशासन से बात करूँगी, जल्द से जल्द। सीईटी का एग्जाम हुआ था बहन जी, तो उसका 1 महीने में रिजल्ट निकाल नहीं करे थे, अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया उसमें करेक्शन को लेकर के, तो बेरोजगार युवा काफ़ी वेट करते हैं कि वो जल्दी खुले और वो परिणाम आए। मेरे ख्याल से उस पर भी पूरे बयान आ गए हैं, और वो भी जल्द शुरू हो जाए। बीजेपी में मान सम्मान श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी को मिल पा रहा है, जो कांग्रेस में नहीं मिला था। आप खुद बताइए। आप कैसे महसूस करते हैं? मेरे लिए तो ये मेरी नेचुरल पार्टी है, विचारधारा के रूप से हम मुझे मौका दिया है लोगों की सेवा करने के लिए, इतने बड़े महकमे दिए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया है, विमेन एंड चाइल्ड दिया है, किरण जी राज्यसभा सांसद हैं, उनको जीएसटी की कमेटी का हेड बनाया है, तो इससे पार्टी ने अपनी तरफ से क्या कमी छोड़ी है, और हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी पार्टी का, अपनी लीडरशिप का और लोगों का, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचाया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधानसभा में आपने भी मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था? तमाम लोग उठा रहे थे, विधानसभा में मैं मौजूद था उसमें। ये कहा गया था कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता थे। निश्चित तौर पर नहरों का जितना कीन नॉलेज चौधरी बंसीलाल जी को था, उतना संभवतः किसी को नहीं था। अगर उनके हिसाब से काम किया जाता, कमियाँ कहाँ रही हैं जब ये बाढ़ की स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ा है? क्या पहले समय से पूर्व सफाई नहीं करवाई गई थी? ड्रेन से देखिए, आप देखिए, पहली बार हमारी जो नदी, जो टांगरी नदी है, जो सीजनल नदी है, उसकी डीसिल्टिंग पहली बार हरियाणा के इतिहास में कराई गई, इसलिए उसकी कैपेसिटी बढ़ गई। कभी भी आज तक डीसिल्टिंग, जो नेचुरल जो रिवर्स जो होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं होती, ड्रेन्स की होती। तो ये सारी की सारी जो सफाई और ये सारी चीज़ें टाइम पर काफ़ी हद तक हो गई थी। मैं ये नहीं कह रही 100% हो गई थी। हम जहाँ कमियाँ हमने देखी हैं वहाँ पे हम और उन चीज़ों को और खींचेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा का अंतर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फ्लड कंट्रोल जो बोर्ड है, बार बार मीटिंग्स ली गई, सफाई की बात कही गई, बहुत कड़क तरीके से, बहुत जिसको कहते हैं निर्देश दिए गए, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग मेरी रही। तो उसके कारण, और फिर जहाँ जहाँ अफेक्टेड हुए लोग, वहाँ पे भी फिर प्रशासन बिल्कुल जिस प्रकार से तुशाम में, जिस प्रकार से लोग जिस इरिगेशन डिपार्टमेंट की आप ले लीजिए, जिस प्रकार से मेहनत वहाँ पे तुशाम में की गई है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बाकी असेंबली में भी उसी तरीके से काम किया गया है, इस तरीके से बिना किसी भेदभाव के, कि किसान, हमारे जो आम नागरिक हैं, उनका जितना बचाव हो सके होए। तो ये वो एक संवेदनशील सरकार है, और मैं बार बार बताना चाहती हूँ, हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनकी हमेशा ये लक्ष्य रहता है कि टेल तक पानी पहुँचे, हमारा सारी व्यवस्था। और आप देखेंगे आने वाले टाइम पर माननीय सैनी साहब के कार्यकाल में बहुत हद तक जो हमारा जो कैनाल नेटवर्क है, वो नए रूप से, जहाँ पे रिहैबिलिटेशन करना है, रीमॉडलिंग करनी है। अब जैसे हमारा पीछे जो घग्गर भिवानी जो ड्रेन है, वहाँ पे बहुत दिक्कत आई। यहाँ पे इतना और ख़राब व्यवस्था हुई, क्योंकि वहाँ पे पानी जब डी वाटरिंग हो गया, वहाँ पे पूर्ण रूप से वो जगह भर गई। तो उसकी भी पूर्ण रूप से हम मॉडलिंग करके रिहैबिलिटेशन करने जा रहे हैं। तो ये
बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए पोर्टल खोला गया था, एक स्टेट पोर्टल। लेकिन जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन जब करना चाहा तो उनके पहले से ही बाहर के लोगों का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है और उन वह खुद नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसका फायदा बाहर के लोगों को, उसको लेकर सरकार क्या देखिए, कोई ऐसी अगर कोई बात है, कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे पास लोग मिलते हैं, वो आएँ और बताएं। मैं ऐसी कोई बात है तो वो ठीक करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ पीछे भी मामला आया था, ग्रीवेंसेस में था, एफआईआर है, 100 लोगों पे एफआईआर है। हाँ, तो जैसे ही मेरे संज्ञान में आगे अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं है, तो अगर कोई हाल में भी हाँ, बहन जी मेवात के लोगों ने भिवानी के लोगों की जमीनों सागवान के भी उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम है? पोर्टल पे वो करवा सकते हैं, आसानी से डाटा उपलब्ध हो जाता है सरकार डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू का कोई भी उसको ऑनलाइन करवा देता है, कहीं भी सीएससी से करवा देता है। उसको रोकने के लिए, क्योंकि पीछे भी काफी बड़ा फ्रॉड अपना मोबाइल बंद कर लेता है, इसलिए किसान को साइबर स्कैम का पार नहीं, ये एक ऐसा है कि ये जो प्रशासन है, ये प्रशासन का काम है कि ये पूर्ण रूप से देखे कि कोई भी गलत तरीके से यहाँ पे कोई इसका इसको एक्सप्लॉइट ना करे, और जो सही लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन तक ये बात, उनको ये जिनके लिए ये बनाई गई है व्यवस्था, वहाँ तक उनको ये पहुँचे। कई लोग बेघर हो गए, हम जो बात करें। हाँ, हो गया जी। अब ये वाला जवाब अभी मैंने दे चुकी थी आपको। ये जो बेघर वाली आप जो बात कर रहे थे कि काफ़ी अलग। मंत्री जी, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है। एक तो बारिश में बाढ़ ने किसानों को मार रखा है, सरकार बार बार क्यों मार रही है किसानों को? पिछली बार भी डीएपी की कमी थी, उससे पिछली बार की थी, अब की बार किसानों को आप ये मत कहिए कि बार बार क्यों मार रही है, आप इतना डिमोरलाइज क्यों करा रहे हैं किसानों को। अभी आप देखिए जीएसटी का जो ब्रैकेट है, किस प्रकार से किसानों के जो कृषि संबंधित जो चीज़ें हैं, कितनी वहाँ पे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे टायर्स हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, कितना वहाँ पे अब 5% कर दिया गया है। तो डीएपी बाहर से आती है, वो उसके भी व्यवस्था पूर्ण रूप से